वंदे मातरम। कक्षा 8 अध्याय 11 बल तथा दाब। कक्षा 7 में आप सीख चुके हैं कि वस्तुएं गति कैसे करती है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि हम ये कैसे निश्चित करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेज़ी से गतिशील है? ठीक है, मतलब कौन सी वस्तु किसी दूसरी वस्तु से कितनी गति में है, क्या हम बता सकते हैं? या किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई जो दूरी होती है वो क्या बताती है या क्या सूचित करती है? तो आप ये भी जानते हैं कि ज़मीन पर जो चीज़ लुढ़कती हुई जैसे कि गेंद है ना, गतिशील वस्तु धीमी हो जाती है, मतलब धीरे धीरे वो एक धीरे से धीमी हो जाती है। कभी कभी ये अपनी गति की दिशा भी बदल देती है। जाना होता है स्ट्रेट तो बगल में चली जाती है और ये अपनी दिशा भी बदल लेती है। ठीक है, तो बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि गतिशील वस्तु धीमी या तेज क्यों होती है या कैसे होती है, या अपनी जो गति है उसकी दिशा कैसे बदलती है? ठीक है, आइए हम अपने प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को स्मरण कर लें। मतलब हमारे कुछ जीवन में हमने देखे होंगे, उनको हम देखें। जैसे कि हम देखते हैं कि किसी फुटबॉल को तो गति करने के लिए क्या करता है ना। तो किसी गतिशील गेंद को या अधिक तेज़ी से चलने के लिए आप क्या करते हैं? या एक गोली है ना, जो गोलक है, गेंद रक्षक है, जो गोलकीपर है, गेंद को किस प्रकार रोकता है? हॉकी का खिलाड़ी हॉकी से उस पर गेंद पर प्रहार करता है, किसी गतिशील गेंद को किस दिशा में मतलब कोई दूसरी आ रही है और उसे दूसरी दिशा में बदल देता है। या आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा, जो क्षेत्र रक्षक है, बल्लेबाज है ना, उसके द्वारा हिट की गई गेंद को कैसे रोकता है। ये चित्र में आप देख रहे हैं, ये इसमें गोली एक नेट जो फुटबॉल के है उसको गोलकीपर रोक रहा है। ये बी हॉकी का खिलाड़ी गेंद पर प्रहार कर रहा है और ये क्रिकेट का खिलाड़ी क्षेत्र रक्षक जो गेंद को कैच कर रहा है। तो बच्चों, इन सभी स्थितियों को, यानी ये जो कंडीशन है, इसको गेंद की गति को तेज या धीमा कर दिया जाता है अथवा इसकी गति की दिशा को भी बदल दिया जाता है। हम प्रायः कहते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं, फेंकते हैं या ठोकर मारते हैं या बच्चों उस पर प्रहार करते हैं तो उस पर बल लगाते हैं। बल क्या है बच्चों? ये बल क्या है? जिन वस्तुओं पर यह बल लगाया जाता है उन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आज हम ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर इस अभ्यास में खोजेंगे। तो पहला है बच्चों कि बल अपकर्षण या अभिकर्षण। ठीक है, तो जैसे हम कोई चीज़ उठाते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं, ठोकर मारते हैं, हिट करते हैं, किसी चीज़ पर प्रहार करते हैं, किसी चीज़ को धक्का देते हैं, खींचते हैं, तो ये बहुत सारी क्रियाएं हैं। जैसे उठाना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना इत्यादि ये क्रियाएं हैं जो प्रायः कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए ही प्रयोग की जाती है। ठीक है, इनमें से प्रत्येक कार्य प्रायः वस्तु की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का ही प्रयास करते हैं। क्या इन शब्दों की जगह एक या अधिक अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? ठीक है, तो आइए हम इसका पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 11.1 सारणी में वस्तुओं की गति की सुपरिचित स्थितियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आप इनमें से कुछ ऐसी ही और अधिक स्थितियों को जोड़ सकते हैं बच्चों, अगर जोड़ना है तो, अथवा इन उदाहरणों में से कुछ को बदल सकते हैं। प्रत्येक दशा में कार्य को धक्का देना अथवा खींचना, इसके रूप में ही हमें पहचानना है और सारणी में लिखना है। आपकी सहायता के लिए एक उदाहरण हम यहाँ दे रहे हैं। कुछ कार्यों को अपकर्षण
अथवा अभिकर्षण के रूप में पहचाना जाता है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे इसको, कार्य को व्यक्त करना। क्रम संख्या है 1, स्थिति का वर्णन है, फिर कार्य है धक्का देना, चयन करना, खींचना, ठोकर मारना, उठाना, झुकाना, उड़ाना, फेंकना, बंद करना, प्रहार करना, ऊपर उठाना। पहला है मेज, मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना। तो बच्चों इसे हम कह सकते हैं कि हम इसको धक्का भी दिए, खींचे भी और उठाए भी। तो क्या ये अपाकर्षण है कि अभिकर्षण है? तो ये अपकर्षण भी है और अभिकर्षण भी है। फिर इसी तरह से बच्चों दरवाज़ा है, दरवाजे को खोलना, तो इसे धक्का देना भी हो सकता है, खींचना भी हो सकता है ना, उठाना नहीं हुए। फिर हम इसे बंद करना भी कह सकते हैं, ठीक, ठोकर मारना भी कह सकते हैं। तो इस कार्य को हम ये भी लिख सकते हैं कि हाँ ये अपकर्षण है और अभिकर्षण भी है। कभी कभी हो सकता है कि ये अपकर्षण में आएगा और अभिकर्षण में आएगा। उसके बाद कुएं से पानी की बाल्टी खींचना। बच्चों आप कुएं से बाल्टी खींच रहे हैं तो ये किस में आएगा? धक्का देने में तो नहीं आएगा, खींचना में आएगा। किस में आएगा? खींचना। फिर उठाना, है ना, तो ये किस में आएगा? अभिकर्षण में कि अपकर्षण में? तो आप यहाँ पे लिखिए कि किस में आएगा। आप सोचिए। अब फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनाल्टी किक लेना, तो धक्का देना, है ना, और ठोकर मारना, फिर प्रहार करना। तो ये आपका किस में आएगा? अभिकर्षण में या अपकर्षण में? तो आप यहाँ लिख लीजिए किस में आएगा, या दोनों में आएगा। बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट गेंद का प्रहार करना, ठीक है। फिर लदी हुई बैलगाड़ी को चलाना, किसी मेज की दराज को खोलना। तो ये बहुत सारे क्रियाकलाप है, आप इसको देखिए। बच्चों क्या आपने ध्यान दिया? इनमें से प्रत्येक कार्य को अभिकर्षण यानी खींचना या अपकर्षण यानी धक्का देना अथवा दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम खींचते भी हैं और धक्का भी देते हैं, है ना, या दोनों कर सकते हैं। तो क्या क्या निष्कर्ष निकला इससे? क्या पता चला इससे? इससे ये पता चला कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए या तो उसे धक्का देना पड़ता है, यानी अपकर्षित करना पड़ता है बच्चों, या खींचना पड़ता है या अभिकर्षित करना पड़ता है। तो बच्चों विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के अर्थात अभिकर्षण को या खिंचाव अर्थात अपकर्षण को बल के नाम से जानते हैं। अतः हम बच्चों कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई गति, जो वस्तुओं की गति है, ठीक है, बल लगने के कारण ही होती है। यानी वस्तुओं को दी गई गति किस वजह से होती है? बल के लगने के कारण। वस्तु पर बल कब लगता है? अब हम इसको पता करेंगे। चलिए, बूझो कह रही है कि मैंने कक्षा 5 में पढ़ा है कि चुंबक एक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या आकर्षण भी एक खिंचाव है अर्थात अभिकर्षण है? किसी चुंबक के दो समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण के बारे में हम क्या जानते हैं? यानी ये खिंचाव है या धक्का है, यानी ये अभिकर्षण है या अपकर्षण है, ठीक है। तो बच्चों
बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। किसके कारण? अन्योन्य क्रियाएं। मान लो कि आज कोई आदमी स्थिर कार के पीछे खड़ा है, ठीक, और क्या उसकी उपस्थिति के कारण कार गति में आ जाएगी? कार पे खड़ा है पीछे, क्या उस आदमी के गति से उस कार चक्कर करने लगेगी? मान लीजिए अब आदमी कार को धक्का लगाना शुरू करता है, अर्थात वो उस पर बल लगाता है, तो कार लगाए गए बल की दिशा में गति करना प्रारंभ कर सकती है। बच्चों ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये पीछे खड़ा है। अब आपको ध्यान ये देना है बच्चों कि कार को गति देने के लिए आदमी को उसे धक्का दिखाते ही लगाते ही रहना है, तभी कार चलेगी, ठीक है। चित्र में 3 स्थितियां हैं जिनमें संभवतः आप परिचित हो गए होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इन स्थितियों में कौन खींच रहा है और कौन धक्का दे रहा है? 11.3 दोनों लड़कियां एक दूसरे को देखिए धक्का देती हुई प्रतीत हो रही है ना। ये देखिए, इसमें ऐसा लग रहा है कि दोनों लड़कियां एक दूसरे को धक्का दे रही हैं, ये है। अब दूसरी स्थिति आप देखिए, यहाँ पे कौन किसे खींच रहा है दूसरी स्थिति में, ठीक है। अब लड़कियों का युग में एक दूसरे को खींचता हुआ नजर आ रहा है इस कंडीशन में। तीसरी स्थिति आप देखिए कि गाय तथा बालक या आदमी जो है, दोनों एक दूसरे को खींचते प्रतीत आ रहे हैं। मतलब तीनों कंडीशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो तीनों स्थितियाँ दर्शाई गई है, ठीक है। दोनों स्थितियों में लड़कियां एक दूसरे पर बल लगा रही हैं। बच्चों क्या आप ये बात आदमी तथा गाय पर भी लागू कर सकते हैं या बता सकते हैं कि हाँ इस पे भी लागू है? तो इन उदाहरणों में से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम 2 वस्तुओं में अन्योन्य क्रियाएं होनी जरूरी है, यानी दोनों वस्तुओं में संपर्क होना जरूरी है और दोनों एक दूसरे पर बल लगाए। इस प्रकार बच्चों 2 वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया का होने की वजह से इनके बीच बल लगता है और यदि अन्योन्य क्रिया नहीं होगी तो ये बल नहीं लगेगा, यानी नहीं के बराबर, ठीक है। अब है 11.3 बलों की खोजबीन। आइए बलों के बारे में कुछ सीखने का प्रयास करें। बच्चों कोई भारी वस्तु जैसे मेज है, संदूक लीजिए, जिसे आप जोर से धकेलने पर गति में ला सके, इसे अकेले धकेलने का प्रयास करें। क्या आप इसे खिसका पाएंगे? नहीं। आप अपने किसी मित्र को कहिए कि बक्से को उसी दिशा में धकेलने में आपकी सहायता करे। क्या अब आप इसको खिसका सकते हैं आसानी से? बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि आपने जो खिसकाया तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 2 लोगों का बल लगा, है ना। अब उसी वस्तु को फिर से धकेलिए, लेकिन इस बार अपने मित्र से कहिए कि वो इसे विपरीत दिशा में धकेले, यानी आप और आपका मित्र दोनों विपरीत दिशा में एक बल लगाइए। क्या ये वस्तु गतिमान होती है? नहीं। यदि ये गति में आती है तो इसकी गति की दिशा को नोट करिए। क्या आप अपना अनुमान लगा सकते हैं कि आपने कौन सा अधिक बल लगाया दोनों में? ठीक है, पहली स्थिति ये थी कि एक ही दिशा में दोनों लोग बल लगाइए। दूसरी स्थिति है कि अलग अलग दिशा में। देखिए, ये क्या आपने कभी रस्सा कस्सी का खेल खेला है बच्चों? इस खेल में 2 टोलियां होती हैं, एक रस्से को विपरीत दिशा में खींचती है, यानी दोनों एक दूसरे के 2 टोलियां एक रस्से को विपरीत दिशाओं में खींचती हैं।
तो दोनों टोलियों के सदस्य रस्से को अपनी अपनी दिशा में खींचने का हमेशा प्रयास करते हैं। और कभी कभी ये देखिए रस्सा कसी का खेल, तो कभी कभी ऐसा होता है कि रस्सा बिल्कुल नहीं खिंचता। क्या ये चित्र 11.3b में आप देख सकते हैं कि रस्सा जहाँ का है वहीं पे है। तो दोनों स्थितियाँ समान हैं, दोनों स्थितियाँ समान बनी हुई हैं। तो जो टोली अधिक जोर से खींचती है अर्थात अधिक बल लगाती है, अंत में वो खेल में विजयी होती है, अर्थात वो खींच ले जाती है। और जो टोली कम बल लगाती है नहीं खींच पाती। और अगर दोनों समान बल लगा है तो रस्सी जहाँ की तहाँ बनी रहेगी। तो ये उदाहरण, बल के उदाहरण में आप क्या सुझाते हैं, यानी आपको क्या सूझा कि किसी एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। बच्चों याद रहे कि क्रियाकलाप 11.2 में जब आपके मित्र और आपने भारी संदूक को एक ही दिशा में धकेला तो आसानी से चली गई, है ना। और यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करें तो उस पर जो लगने वाला जो कुल बल है, कुल या नेट बल, दोनों बलों के अंतर के बराबर हो जाता है। यानी आप इधर से बल लगाइए, आपका मित्र उधर से बल लगाए, दोनों बराबर है। तो क्रियाकलाप 11.2 में जब आप और आपका मित्र संदूक को विपरीत दिशा में घुमा रहे थे तो आपने क्या देखा कि बल लगा ही नहीं, यानी दोनों का बल 0 हो गया। स्मरण रहे कि रस्साकसी के खेल में जब दोनों टोलियां रस्से पर बराबर बल लगाकर खींचती हैं तो रस्साकसी भी दिशा में नहीं कर सकते, यानी नहीं खींची जा सकती। इस प्रकार हमने बात सीखा बच्चों कि एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। बल की प्रबलता प्रायः उसके परिमाण से मापी जा सकती है बच्चों। और बल के बारे में बताते हैं कि समय हमें उस दिशा का उल्लेख करना भी जरूरी है जिसमें बल कार्य करता है। और ये भी याद रखना चाहिए, यदि लगाए गए बल की दिशा और परिमाण में परिवर्तन होता है तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है बच्चों। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगने वाले बल बराबर होंगे तो उस पर लगने वाला जो नेट बल है वो 0 होगा। सामान्य स्थिति की बात करें तो किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हो सकता है तथा वस्तु पर इसका प्रभाव नेट बल के कारण ही होता है।